हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आज की ये क्लास जो है बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा। आज की ये क्लास सुपर टेट के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसीलिए आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखिए, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के उपनाम क्या क्या हैं। तो देखिए, इसको हम लोग प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं, वर्धा शिक्षा योजना कह सकते हैं, गांधीवादी शिक्षा योजना कह सकते हैं, या हस्तपरक शिक्षा के नाम से भी ये जो है वही बेसिक शिक्षा जानी जाती है। ठीक है ना। इसको वैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इसमें है क्या एग्जैक्टली 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को दी जाने वाली ये शिक्षा है, पहली बात। दूसरी बात, बेसिक शिक्षा की वकालत सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजगुरु रहे हैं, द्वारा 1911 में, मतलब 1911 में की गई, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, 11 अगस्त 1937 के अखबार में प्रांतीय सरकारों को 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की शिक्षा का भार अपने ऊपर लेने को कहा गया था दोस्तों। फिर क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1937 को हरिजन, जो गांधी जी द्वारा प्रकाशित कराई जा रही थी पत्रिका, नामक पत्रिका में गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा का समय 7 वर्ष या उससे ऊपर रखा, जिसमें अंग्रेजी भाषा को छोड़कर समस्त विषय के साथ हस्तशिल्प या उद्योग को अनिवार्य रूप से पढ़ना सिखाया जाए। ये उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा की नींव गांधी जी ने सन 1937 में रखी थी, जिसको हम लोग वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। वर्धा एक्चुअली दोस्तों ये एक स्थान का नाम है जो आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। अब देखिए, ये जो वर्धा शिक्षा योजना थी, इसका क्या हुआ आगे, कैसे क्रियान्वयन किया गया, तो लेट अस सी आगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा महाराष्ट्र, ओके ना। 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत जयंती मनाई जा रही थी और गांधी जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। जिन्होंने इस प्रकार की शिक्षा का सूत्रपात किया। दिसंबर 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस शिक्षा का सुझाव दिया। एक्चुअली इस शिक्षा व्यवस्था के जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है। सो लेट अस सी क्या इसकी जो प्रमुख जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उन्होंने कौन कौन से सरकार को सुझाव दिए थे वो हम यहाँ पर देखेंगे। कौन कौन से प्रमुख सुझाव थे, तो प्रमुख सुझाव इस शिक्षा की रूपरेखा या इस शिक्षा की रूपरेखा कह सकते हैं। तो देखिए, क्या कहा गया था कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाए, पहली बात दोस्तों। फिर दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात हुई शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो मातृभाषा होना चाहिए। फिर अगली बात, संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प या उद्योग पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है। अगली बात क्या कही गई, शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता, अर्थात बच्चों की जो क्षमता है, योग्यता, बौद्धिक क्षमता योग्यता है, उसके आधार पर उसका चुनाव होना चाहिए एवं क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर, अर्थात जहाँ पर उस क्षेत्र के पर्टिकुलर कच्चे माल की उपलब्धि के आधार पर उस का चुनाव होना चाहिए। तीसरी बात क्या बोली गई, अगली बात क्या बोली गई, बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो और उनसे आर्थिक लाभ लिया जाए, जिससे स्कूल व्यय जिसमें क्या, शिक्षक का वेतन, विद्यालय रख रखाव, आवश्यक सामग्री की पूरा हो सके, मतलब को पूरा किया जा सके। देखिए, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था का स्वप्न गांधी जी ने बहुत पहले देख रखा था और गांधी जी ने इस तरह की शिक्षा का सूत्रपात भी बहुत समय पहले 1937 में ही कर लिया था, बिफोर इंडिपेंडेंस डे।
बिफोर इंडिपेंडेंस, ओके ना, मतलब स्वतंत्रता से पहले गांधी जी ने इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी थी। लेकिन हमारी सरकारें जो हैं आज तक इस शिक्षा व्यवस्था को मुहैया नहीं करा पाई हैं। हम अगर कंपैरिजन टू चाइना और जापान देखें तो जापान और चाइना जो है वो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को अपने यहाँ पर लागू करके रखे हुए हैं। वहाँ पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बच्चों के द्वारा स्कूलों में प्रोडक्ट बनाना सिखाए जाते हैं। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित है, जबकि हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सैद्धांतिक विचारों पर आधारित है। हम लोग सैद्धांतिक विचारों को पढ़ते हैं, जबकि वो लोग प्रैक्टिकल विचारों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड द चाइनीज़ और जापानीज एजुकेशन सिस्टम दोस्तों, है कि नहीं। तो आगे हम लोग बात करते हैं क्या बेसिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहला मतलब ये जो बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा थी इसको क्यों लाया गया था, तो गांधी जी ने इसको लाने का क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था बालक के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु ये शिक्षा बहुत उत्तम थी। दूसरी बात, सर्वोदय समाज की स्थापना, मतलब गांधी जी क्या करना चाह रहे थे, तो गांधी जी एक सर्वोदय समाज की स्थापना करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को लागू करने का विचार बनाया था। सर्वोदय का मतलब होता है सर्वधन उदय, अर्थात सभी व्यक्ति सभी समाजों का एक साथ में उदय हो, ओके ना। फिर क्या हो सकता था, और इससे क्या हो सकता था, तो चारित्रिक सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास हो सकता था एक बालक का। साथ में क्या हो सकता था, व्यावसायिक विकास हो सकता था, नागरिकता का विकास हो सकता था, और साथ में ही आध्यात्मिकता का विकास हो सकता था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बेसिक शिक्षा में आपको देखने को मिली, साथ में ही बुनियादी शिक्षा में आपको देखने को मिली हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक शिक्षा के सिद्धांत। बेसिक शिक्षा के सिद्धांत, तो बेसिक शिक्षा के सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत दिया गया था। पहला सिद्धांत क्या था, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत था, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली थी, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत था ये। तीसरी बात थी सत्य अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत था, मतलब सभी लोगों का सत्य अहिंसा और सभी लोगों का उदय के सिद्धांत की बात की गई थी इसमें। शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत था, हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत था दोस्तों। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो आपके बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों की थी। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इनमें कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया बेसिक शिक्षा को पढ़ाने में, ठीक है। तो सबसे पहली बात थी इसमें क्रिया विधि को अपनाया गया, मतलब करके सीखने पर जोर दिया गया। दूसरी बात थी सानुबंधित विधि, सानुबंधित अनुबंधित मतलब होता है कि अनुबंधन सहित विधि का प्रयोग किया गया था, अनुबंधन किया गया था क्रियाओं से और सीखने का अनुबंधन किया गया था, तो इसीलिए संबंधित क्रिया को बोला गया। स्वानुभव द्वारा सीखने की विधि पर बल दिया गया था, स्वानुभव का मतलब अपने अनुभव के द्वारा। दूसरी बात थी सहयोगी विधि थे, क्योंकि एक दूसरे के कॉपरेशन की बातें चल रही थी इसमें। अगली बात थी मौखिक विधि, ये मौखिक कैसी विधि थी, इसमें कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं था, और वी आर नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इन विच वी आर लर्निंग थ्योरेटिकल पार्ट, ओके ना। हमें ज़रूरत कैसी शिक्षा व्यवस्था की है, तो हमें ज़रूरत है प्रैक्टिकल शिक्षा व्यवस्था की, ठीक है ना। लेट अस टॉक क्या चिंतन एवं मनन विधि, चिंतन एवं मनन विधि है के द्वारा भी हम लोग इस शिक्षण कार्य ये वाला शिक्षण विधियाँ को बना सकते हैं। और लास्ट अगली है आपकी संगीत विधि, ठीक है। तो संगीत विधि का भी इसमें कुछ मिश्रण मिलता है दोस्तों, ठीक ना। इसके बाद की बात करते हैं बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात है आपकी आत्मनिर्भर योजना, ठीक है दोस्तों। दूसरा है मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है इसमें। तीसरी बात है वास्तविक जीवन की तैयारी के लिए तैयार किया जाता है इससे। चौथी बात है वर्ग भेद की समाप्ति हो गई है इससे। शारीरिक एवं मानसिक श्रम भेद की समाप्ति हो गई थी, मतलब हो जानी चाहिए थी। समस्त क्रियाओं का एकीकरण हो गया था। विद्यालय एवं समाज में निकट संबंध था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो आपकी बेसिक शिक्षा में कर दी गई थी, वो की रिक्वायरमेंट थी। अगली बात थी बेसिक शिक्षा के दोष क्या क्या थे।
तो देखिए बेसिक शिक्षा के दोष क्या क्या, मतलब जिस कोई भी अगर व्यवस्था होती है तो उसका अगर कोई लाभ है तो उसकी जायज़ सी बात है कि कोई ना कोई उसकी हानि भी हो सकती है दोस्तों। तो इसमें क्या था, हानि क्या थी या दोष क्या थे, तो एक तो ये अपूर्ण योजना थी, मतलब अपूर्ण योजना का मतलब ये पूरी हो ही नहीं पाई, पूरी चल नहीं सकी, इसीलिए इसको अपूर्ण योजना के नाम से भी जाना गया। दूसरी बात थी क्या कि ये सिर्फ प्राइमरी बेसिस के लिए ही थी, उच्च शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं था। यहाँ पे कह सकते हैं उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव था। नगरीय क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त थी, क्योंकि नगरों में इस प्रकार के विद्यालयों को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जहाँ पे इस तरह के विद्यालय बनेंगे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा, मशीनें भी लगेंगे, तो इस तरह के जो विद्यालय थे उनको शहर में डालना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अनुचित था, इसीलिए वहाँ के लिए अनुपयुक्त व्यवस्था मानी गई। चौथी बात थी क्या, हस्त कौशलों पर अत्यधिक बल दिया गया था। मतलब ये था कि हस्त कौशलों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, इसमें थियोरेटिकल पार्ट को नाम मात्र के लिए बल दिया गया था। अगली बात है हमारी क्या, कच्चे माल की बर्बादी होती थी, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने में दोस्तों आपको मालूम है कि कितना कच्चा माल इन्वेस्ट होता है, लेकिन इसमें ये था कि मतलब यहाँ से बालक जो है एक किसी चीज़ को बनाना सीख सकता था। तो अगला था आपका क्या, समय और शक्ति का अपव्यय होता था, समय और शक्ति का अपव्यय भी इसमें होता था दोस्तों। तो ये है आपकी बेसिक शिक्षा योजना, या इसको हम लोग कह सकते हैं बुनियादी शिक्षा योजना। इसको वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा योजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट नॉलेज है रिलेटेड टू द वर्धा शिक्षा योजना। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।